थर्ड हॉल के अंदर जो यान लोग एंटर हुए थे जो कि ब्लैक कलर का था, वहाँ पे एक व्हाइट चिड़िया छाप लायन था जिससे ये लोग फाइट करते हैं। बंदा काफी स्ट्रॉन्ग था, ऐसा नहीं था कि वीक वीक था, और उस बेचारे ने अकेले इन सभी की नाक में दम कर रखा था। लेकिन आखिरकार ये सभी लोग अपनी पावर को इकट्ठा करके उसे जैसे तैसे मार ही देते हैं। जिसके बाद उन्हें वहाँ पे एक टोटेम दिखता है जो कि कुछ अजीब था और ओपन ही नहीं हो रहा था। तभी सभी लोग अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर और अपनी पावर का यूज करते हैं उसे खोलने के लिए। अगर एक घंटा वो नहीं खुलता भाई, लेकिन फिर भी अपना टर्की और उसकी गैंग हार नहीं मानती। और क्योंकि टोटेम ओपन नहीं हो रहा था तो जो यान उन फेदर्स का यूज करता है जो कि उस लायन बीस्ट से उसे मिले थे, उस फेदर्स का यूज करते ही वो गेट ओपन होने लगता है टोटम। और उस टोटम के ओपन होने के बाद वहाँ पे उन्हें मिलते हैं गोल्डन ग्लव्स जिनका यूज वो कर नहीं सकता था तो उसे दे देता है वो जियो झान को। इसके बाद वो आ जाते हैं आगे के पैलेस की तरफ जहाँ चारों तरफ एल्यूजन फैला हुआ होता है। वहाँ पे एक घोष फिगर दिखाई देती है जिसे देख के जो लोग हैरान होते हैं कि साला हम गेट के आर पार इसे कैसे देख रहे हैं बे। लेकिन तभी वो घोष फिगर चारों तरफ एल्यूजन फैलाती है और ऐसे ट्रीट करती है जैसे फैंग फैंग मर गया हो, जिससे तो जियान का मुंह में आ जाता है दिल कि फैंग फैंग कैसे मर सकता है। तभी फैंग फैंग पीछे से कहता है अरे मैं जिंदा हूँ भाई, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, जिससे जो है बाकी सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। और इसके बाद मैं एपिसोड वहीं पे एंड कर देता हूँ। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। हालांकि जब सभी लोग देखते हैं कि फैंग फैंग ठीक है तो वो तुरंत ही कहते हैं हर कोई अपना फॉर्मेशन ठीक से क्रिएट करो और एक दूसरे को ध्यान से देखो, ड्रीम ब्रेकर को हमें कोई भी चांस नहीं देना है। और ऐसा कहते हुए जॉन तुरंत ही स्ट्रेटजी बनाता है। ये कौन सी स्ट्रेटजी है बे? हालांकि जैसे ही जॉन और बाकी लोग बस थोड़ा सा रिलैक्स फील कर ही रहे थे कि तभी एक बीस्ट का काफी बड़ा सा हाथ आसमान से उन सभी को घेर लेता है और ड्रीम ब्रेकर के इस अटैक के सामने हर कोई का चेहरा पीला पड़ जाता है। ये देखकर जियो जान दहाड़ते हुए अपने गोल्डन ग्लव्स का यूज करता है और तुरंत ही उससे 2 विंग्स की जोड़ी क्रिएट हो जाती है, जिसके बाद वो काफी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ फैंग फैंग और नान एरवी वो भी अपने पूरे ऑरे को अनलिस्ट करते हैं और उन सभी के एक साथ अटैक के साथ वो जो हैंड उनकी तरफ बढ़ रहा होता है वो धीरे धीरे थोड़ा सा थका हुआ दिखाई देता है। और जब जो यान ये चीज देखता है तो थोड़ा सा एक्साइटेड होता है और उसके हाथ में उसका ब्लू कलर का फायर लोटस अपेयर होता है, जिसके बाद जो यान उसे हैंड क्लॉ की तरफ बढ़ा देता है। तभी जो यान के अटैक को देखकर जो जान आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता और तुरंत ही पीछे आकर जो यान के सामने के एरिया को ब्लॉक कर देता है। दूसरा बाकी सभी लोग भी चुपचाप उसी फील्ड के पीछे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अपनी पावर का ज्यादा यूज करने से ये सभी लोग भी थोड़ा सा वीक फील कर रहे होते हैं। साथ ही जो यान के छोटे से फायर लोटस को देख रहे होते हैं जो धीरे धीरे घूमते हुए आगे जा रहा होता है और सभी को लग रहा होता है कि तूसा लोटस वाला क्या ही बिगाड़ पाएगा इस अटैक का। लेकिन तभी सभी की सोच के बाहर वो हल्का ब्लू कलर का फायर लोटस उस हैंड अटैक से जाकर चिपक जाता है और फ्लेम्स चारों तरफ फैलने लगती है और एक फ्लेम का सी वहाँ आसमान में क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद एक जोरदार चीख निकलती है और पहली बार ड्रीम ब्रेकर यहाँ पे चीखा था। साथ ही वो तुरंत ही अपने धधकते हुए हाथ को पीछे खींच लेता और उसमें जलने और कटे होने के निशान भी काफी सारे थे। तभी ले साओलोंग की आंखें चमकती और वो तुरंत ही कहता लगता है ये ड्रीम ब्रेकर स्काई फायर से बहुत डरता है, लगता है यही हमारा मौका होना चाहिए और शायद इसके पास इविल एनर्जी है जो कि स्काई फायर जैसी होली फ्लेम का सामना नहीं कर पा रही। ले साओलोंग की बात भी वास्तव में सही लग रही होती है क्योंकि शायद इस ड्रीम ब्रेकर ने किसी इविल सक्सेसर के इविल पर्सन का सक्सेसर था और उनका इनहेरिटेंस लिया था और अपनी तो भाई स्काई फायर का सीधा सा नेचर है हर एक इविल चीज इस होली चीज के सामने जलकर राख में बदल जाती थी। साथ ही इस ड्रीम ब्रेकर ने कभी अपने ड्रीम में भी नहीं ड्रीम किया होगा कि मात्र 3 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के पास स्काई फायर जैसी कोई रेयर चीज होगी, वो भी 2 टाइप की जिनमें से एक को तो डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर टॉप 20 में भी रखा गया था। इस टाइम पे ड्रीम ब्रेकर बस अपने हाथ को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। साथ ही चारों तरफ से घेरने वाली ये घोस्ट सोल भी जॉन की कायोस होली फ्लेम के सामने धीरे धीरे एल्यूजनरी होकर गायब होने लगती हैं। ये देखकर जॉन कहता है यही हमारे पास ग्रेट चांस होना चाहिए, हर कोई इस चांस का फायदा उठाओ और इसे तोड़ दो। और जॉन की बात कंप्लीट ही हुई थी कि हर कोई अपनी अपनी पावर को अनलिस्ट करता है और तुरंत ही एक साथ कंबाइन अटैक उस हैंड के ऊपर कर देते हैं, जिससे एक जोरदार चीख के साथ वो हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही उस टूटे हुए हाथ से ब्लड बिल्कुल एक झरने की तरह बह रहा होता है और ये ब्लड ब्लैक कलर का होता है जिसने पूरे आसमान को कवर कर लिया होता है। तभी ले साओलोंग तुरंत ही खुश होते हुए कहता है यंग मास्टर जियो उसके कटे हुए हाथ पे एक और एंग्री बुद्धा लोटस देकर मारो। जब उसने देखा कि स्काई फायर वास्तव में इतनी खतरनाक है तो वह समझ गया था इसी की हेल्प से ही इसे पेला जा सकता है। तभी जॉन भी खुश होते हुए कहता है इतनी सी बात, 2 मिनट रुको 5 मिनट में बना के मारता हूँ। और इसके बाद जॉन फिर से अपनी फ्लेम को कंडेंस करते हुए अपने हाथ में फायर लोटस को क्रिएट करने लगता है, जिससे आसपास का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है। तभी ले साओलोंग तुरंत ही कहते हैं ड्रीम ब्रेकर को रोको और यंग मास्टर जियो यान के लिए थोड़ा सा टाइम क्रिएट करो। और ऐसा कहते हुए ले साओलोंग सभी को उसके ऊपर अटैक करने को कहते हैं।
जिससे तो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने अपने वेपन्स को अपने हाथों में कसकर पकड़ लेते हैं और उसी तरफ पे कंसंट्रेट करते हैं जहाँ पे उन्होंने ड्रीम ब्रेकर के हाथ को काटा था। और इस टाइम पे ड्रीम ब्रेकर का स्काई फायर से जलने और टूटे हुए हाथ का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था, इसीलिए उसे डॉज करने में काफी देरी हो चुकी होती है। दूसरा ले सालोंग और बाकी के पूरे अटैक के कारण जो स्पेस होता है वो काफी ज्यादा अनबैलेंस हो गया होता है, इसलिए उसके लिए सेफली बाहर निकलना तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था। दोस्तों जो यान के हाथ में डीप ब्लू कलर का फायर लोटस एक बार फिर से कंडेंस हो जाता है और इसके ऑरे से तो ड्रीम ब्रेकर को काफी ज्यादा खतरा फील होता है, जिससे वो घबरा जाता है, सांसें लगभग जम जाती हैं। दोस्तों उसी टाइम पे उस पर जो जान का गोल्डन ग्लव्स अटैक करता है। जी इंक की हजारों लाइटिंग्स उसके ऊपर अटैक करती हैं, जिससे उसकी इल्यूजनरी फिगर काफी हार्ड हो जाती है और उसका बड़ा सा कटा हुआ हाथ एक बार फिर से फट जाता है और उसकी हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। ये देखकर ले सालोंग तुरंत ही कहते हैं अटैकों को और स्पीड से चार्ज करो, इस पे तब तक अफेयर करो अटैक जब तक ये अपने आप को बाहर अपेयर न कर दे, और इसके बाद इसे एक झटके में खत्म कर दो। ये सुनकर तो फैंग फैंग तुरंत ही अपने हाथ में एक बवंडर स्टॉर्म को क्रिएट करता है। चारों तरफ काले बादल छाने लगते हैं। दूसरी जो यान की आंखों में भी उसकी फ्लेम साइन होने लगती है और जॉन अपने ब्लू कलर के फायर लोटस को आगे निकालने ही वाला था, लेकिन तभी जो यान की सेंस में सोल की एक अजीब सी कांपती हुई आवाज आती है। आसमान में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, इविल सोल्स बिलबिला उठती हैं और इसके बाद हिलते हुए आसमान में ब्लड रेड आइज की एक जोड़ी दिखाई देती है। साथ ही ब्लड रेड आई काफी क्रूअल दिखाई दे रही होती हैं। स्कारलेट रेड और इनसे रिलीज हो रहा होता है और ये काफी बड़ी बड़ी होती हैं, जो देखकर तो सभी लोग कहते हैं वास्तव में अनट्रस्टेबल, ये बंदा इविल सोल्स को अब्सॉर्ब कर सकता है। इस टाइम पे तो उस ब्लड आई को घूरते हुए जॉन और बाकी सभी लोग की आत्माएं उसकी बॉडी से बाहर निकलने को बौखला रही होती हैं कि हमें रहना ही नहीं तेरे साथ। आसमान के मध्य में स्ट्रॉम पृथ्वी और आकाश के बीच में, मतलब अर्थ और हेवन के बीच में जमा हुआ सा लगता है, मानो सब कुछ रुक गया हो, टाइम रुक गया हो, सब कुछ काफी शांत हो जाता है और केवल ये एक सेकंड के लिए होता है। लेकिन तभी जो यान का ब्लड स्प्रिट आर्ट अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और एक मिस्टीरियस पावर अचानक इन सभी इविल सोल्स के समुद्र के अंदर घुस जाती है, जिससे जो यान की बॉडी वापस से मूवमेंट पा लेती है और मूवमेंट करने लगती है। लेकिन अभी भी ले साओलोंग और बाकी लोग फ्रीज होते हैं, लेकिन जो यान के पास अभी वास्तव में उन पर ध्यान देने का टाइम नहीं था, इसलिए जॉन अपने ग्रीन लोटस को ब्लू लोटस को आगे की तरफ बढ़ा देता है और ये फायर लोटस धीरे धीरे घूमता हुआ वापस से ड्रीम ब्रेकर की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी एक दबी हुई गड़गड़ाहट की आवाज आती है। वाइड चकनाचूर हो जाता है। जो यान की फ्लेम के लपटों के सामने ड्रीम ब्रेकर की फिगर गायब हो जाती है और वो वाइड में लौट जाता है। तभी जॉन अफसोस के साथ कहता है, ओह माय बैड, मैं वास्तव में अभी भी एक स्टेप पीछे रह गया। उसी टाइम पे ले साओलोंग और बाकी लोग भी अपने आप को फील करते हैं कि वो वापस से ठीक हो चुके हैं। साथ ही वो काफी ज्यादा उदास भी होते हैं कि हालांकि ड्रीम ब्रेकर यहाँ से भाग गया था, लेकिन कम से कम वो हैवीली इंजर्ड तो हो गया था, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं था। दूसरी जो जॉन काफी एक्साइटेड तरीके से बैटलफील्ड को देख रहा होता है, लेकिन इस बार उसे वास्तव में काफी ज्यादा पीटा गया था। तभी ले साओलोंग कहते हैं, मुझे डर है कि इस बार ड्रीम ब्रेकर को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है और इसके बाद वो अपने पप्पा के नाम पे कलंक ही होगा जो वापस लौट कर आएगा। लेकिन फिर भी वो अलर्ट रहते हैं और चारों तरफ देखते हैं, क्योंकि ये चूतिया प्राणी कहीं से भी अपेयर हो सकता था। ले साओलोंग को अलर्ट देखकर जो यान भी थोड़ा सा अलर्ट होता है और कहता है, हमें जीतकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए और हारने के बाद ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और इस टाइम पे हमें फोर्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, मतलब पैलेस के अंदर का सीन, जहाँ पे गहरे ब्राउन फ्लोर के सर्कुलर फ्लोर पर ड्रीम ब्रेकर फर्श में घुटने टेक के बैठा हुआ होता है और गुस्से से दहाड़ रहा होता है। उसके कंधे में काफी बड़ा खूनी घाव होता है, जिससे वो ब्लड से लथपथ हो गया होता है। साथ ही उसकी नसें साफ साफ दिखाई दे रही होती हैं और इस टाइम पे तो बंदा पहले से ज्यादा क्रूअल और खतरनाक लग रहा होता है। साथ ही जॉन के स्काई फायर के कारण उसे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा तीव्र यानी कि खतरनाक पेन हो रहा होता है, यहाँ तक कि उसने अपने सबसे पावरफुल जायंट हैंड को भी खो दिया था, जिससे वो सबसे ज्यादा नाराज होता है कि वास्तव में ये सब एक 3 स्टार डाउडी लेवल के बच्चे के कारण है। जिससे ड्रीम ब्रेकर अपनी आंखों में आग लगाते हुए जो यान की डायरेक्शन में नफरत से देखता है, जैसे वो जिंदा ही उसका मांस खाना चाहता हो। जिसके बाद बेचारा थोड़ा सा ऊपर उठता है और हॉल के अंदर धीमी आवाज में कुछ चैंटिंग्स की आवाजें आने लगती हैं और एक के बाद एक स्पिरिचुअल पावर उसकी बॉडी के अंदर उठकर तेजी से गायब होने लगती है। दूसरी तरफ उस एरिया में जहाँ पे जो यान और बाकी लोग थे, अचानक एक लाइट साइन होती है और हजारों घोस्ट सोल्जर
बाहर निकलते हैं और अपने दुखीले दांतों को साइन करते हुए जो यान और बाकी लोग की तरफ दौड़ने लगते हैं। साथ ही ये क्वांटिटी में पहले के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा थे। साथ ही आसमान में इन भूतों को लीड करने वाला घोस्ट काफी खतरनाक आर्मर पहने हुए होता है। उसकी ब्लड रेड आई आसमान में सबको देख रही होती है। साथ ही इसकी ऊंचाई 1 लाख फीट थी। तेरे बाप ने इतना बड़ा भूत बनाया साले, 1 लाख फीट लंबा भूत। साथ ही घोस्ट किंग अपने हाथ में एक बोन एक्स पकड़े हुए होता है और इसे देखकर तो किसी का भी दिल डर सकता था। साथ ही इस टाइम पे ये घोस्ट किंग एक कदम में कई 100 मील कवर कर लेता है और काफी स्पीड से जो यान की तरफ बढ़ रहा होता है। साथ ही इसके साथ साथ एक ईविल एयर हेवन और अर्थ के बीच में चल रही होती है और ये घोस्टों के बीच में घोस्ट गॉड की तरह लग रहा है। साथ ही वो अपनी बोन एक्स से ऐसा लग रहा था और हेवन और अर्थ को भी डिवाइड कर सकता है। तभी जीन का तो चेहरा पीला पड़ जाता है और वो कहती है ये भूतिया और चूतिया चीजें खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही। तभी फैंग कहता है इस सिचुएशन को देखकर ये कहना तो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि ये सिर्फ एक एल्यूजन है। तभी जो यान भी सीरियस होते हुए कहता है मुझे लगता है कि अब ड्रीम ब्रेकर गुस्से में आ गया है। साथ ही जो यान उसने इसका पता लगाने के लिए अपना स्पिरिचुअल पावर का यूज किया होता है, लेकिन जॉन ने फील किया था कि ये घोस्ट एम्परर उसकी बॉडी के अंदर जो आर्मर है उसके अंदर ब्लड पैटर्न की काफी सारी धारियां हैं जो कि स्पिरिचुअल पावर के अटैक को रोक रही थी, जिससे रियल और एल्यूजन के बीच में फर्क करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल था। जो यान की बात को सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। साथ ही वो जो अभी ड्रीम ब्रेकर को हराकर काफी ज्यादा खुश हुए थे, वो एक्साइटमेंट तुरंत ही धरा का धरा रह जाता है। साथ ही उन्हें काफी ज्यादा बेचैनी फील हो रही होती है। समझ में नहीं आता कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ कैसे निपटेंगे। तभी एक डार्क हॉल के अंदर ड्रीम ब्रेकर अपनी कोल्ड आइज को ओपन करता है और कुछ वुड के इंस्क्रिप्शंस को उठाता है, जिससे 2 चमकदार ब्लड कलर की लाइन निकलती है जो काफी ज्यादा मोटी होती है और सीधा ही घोस्ट किंग के अंदर डूब जाती है। और एक क्लैंक की आवाज के साथ घोस्ट किंग अपनी बोन बैटल एक्स को पकड़ लेता है और उसमें डेड सोल्स इकट्ठा होने लगती है और इससे तो किसी की भी खोपड़ी थोड़ी देर के लिए झंझना सकती थी। सभी का दिल टेंशन से भरा हुआ होता है। तभी नॉन एर्मी कहता मुझे क्या करना चाहिए। ये घोस्ट एम्परर लगभग इंटरमीडिएट 6 स्टार के पावर हाउसेस के आसपास है। क्या ये रियल है या एल्यूजन? और इसके अलावा ये चूतिया भूतिया किंग लाख फीट ऊंचा है। इसकी बैटल एक्स 10,000 फीट ऊंची है। ये तो खड़े खड़े हजारों मील के रास्ते को कवर कर सकता है। हमारे पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। जहाँ हर कोई बेचैन होता है तो जॉन भी गहरी सोच में पड़ गया होता है, जिसके बाद वो कहता हम अभी जानते हैं कि ड्रीम ब्रेकर स्काई फायर से डरता है, लेकिन ये बताना अभी भी मुश्किल है कि ये 1 लाख फीट लंबा घोस्ट एम्परर असली है या नकली। साथ ही भले ही ये नकली हो फिर भी 6 स्टार इंटरमीडिएट लेवल की पावर के साथ ये घोस्ट एम्परर ड्रीम ब्रेकर नहीं है। और भले स्काई फायर का इसके लिए कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि स्काई फायर अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। हालांकि जब सभी लोग उदास होकर आपस में ये डिस्कशन कर ही रहे होते हैं, तभी घोस्ट एम्परर कहता है अबे हमको भूल गए क्या, हम भी यहाँ पर हैं। और अपनी बोन एक्स से एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिससे ब्लैक लाइट रिलीज होती है। साथ ही उससे निकलने वाली वो ब्लैक एनर्जी काफी क्रुएल्टी से जॉन और बाकी लोग की तरफ बढ़ने लगती है। साथ ही जो यान ने देखा था किस टाइम पे इस एक्स के अंदर जो घोस्ट एम्परर के पीछे के घोस्ट हैं वो अपनी पावर को मेल्ट करके और खुद गायब होकर एनर्जी में बदल कर इस एक्स के अंदर जा रहे हैं, जिससे इस एक्स की पावर बढ़ती ही जा रही है। और इस टाइम पे तो सभी के मन में बस मौत का साया मंडरा रहा होता है। सभी लोग उदास हो जाते हैं। हालांकि ये जितना खतरनाक था, जो यान अपना उतना ही ज्यादा शांत हो जाता है। उसका दिमाग तेजी से घूमना स्टार्ट कर देता है। उसे पता था प्रेजेंट टाइम में केवल 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो ये मान लेना चाहिए कि ये घोस्ट किंग असली है, जिससे केवल ये उम्मीद कर सकते थे कि जो जान और बाकी लोग इसके चौंकाने वाले अटैक को रोक सकते हैं। और दूसरा हो सकता है कि वो हमारी पावर को बर्बाद करवाना चाहता हो, जिसके बाद वो अपने आप को अफेयर करेगा। लेकिन इस मामले में जॉन केवल जुआ खेल सकता था। उसकी आंखों में तुरंत एक कमिटेड इंप्रेशन दिखाई देते हैं। तभी ले साओलोंग और बाकी लोग भी जो यान की तरफ देखते हैं और जो यान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन्हें पता था भले ही अब उन्हें पीछे हटने के लिए भी कहा जाए, वो पीछे नहीं हट सकते थे। दूसरी तरफ उनके सामने तेज हवा चल रही होती है। पूरी तरफ का एरिया अनबैलेंस हो गया होता है और इंजन की चारों तरफ बिखरी हुई होती है। हालांकि तभी उनकी तरफ वो बैटल एक्स बढ़ने लगती है। ये देखकर ले साओलोंग और बाकी सभी लोग अपनी अपनी एनर्जी को शो करते हुए पूरी पावर से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजी घंटा वो उसे नहीं रोक पाते। और ये बैटल वोन एक्स उन सभी के आर पार चली जाती है। लेकिन ये क्या, ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये बैटल एक्स उनके आर पार चली गई तो उन्हें घंटा कुछ नहीं हुआ था। साथ ही साथ अचानक ही आसपास का पूरा एरिया रुक जाता है, टाइम फ्रीज हो जाता है
हवा चलना बंद हो जाती है, जिससे जॉन को लगता है कि स्पेस और एरिया को पूरी तरीके से कंट्रोल करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और अगर कोई ऐसा कर सकता है तो केवल ये ड्रीम ही हो सकता है। और इस समय जो यान और अन्य लोग बाकी लोग अपने होश में आ ही पाए थे कि लेकिन तभी वो देखते वो एक अंधेरे जंगल में थे, और इस अंधेरे जंगल में कुछ लोग धीरे धीरे रो रहे होते तो कुछ लोग कांप रहे होते हैं। सभी के सिर कटे हुए होते हैं, पैर टूटे फूटे होते हैं, और उनकी आंखों में काफी बुरा खतरनाक सीन आ जाता है। साथ ही इस जगह पर किनारे पर देखने पर सब कोई देख सकता था, हर जगह पर काफी सुंदर ब्लड रेड फ्लावर खिले हुए थे। दूसरी इस जगह को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और तुरंत ही अपनी अपनी जगह से पीछे आकर एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। साथ ही वो लोग देख सकते थे कि रास्ते पे काफी सारे ब्लडी फुटप्रिंट बने हुए होते और कोई भी ये देखकर ये नहीं बता सकता था कि ये इल्यूजन है या रियल। साथ ही अपने सामने उन्हें काफी लंबा चौड़ा रास्ता दिखाई देता है, लेकिन उसका दूसरा छोर नहीं दिखाई दे रहा था। साथ ही आगे चलते हुए टाइम पर लोगों को सड़क में रोता हुआ देख रहे होते हैं, नींद में बात करते हुए देख रहे होते और मदद मांगते हुए देख रहे होते हैं। साथ ही उनके चेहरे पर चिंता, डर, झिझक, लाचारी सब कुछ देखा जा सकता था। ये जगह बिल्कुल एक हेल की तरह लग रही होती है। तभी जोयान अपनी पोजीशन को फील करते हुए कहता है ये भी एक इल्यूजन होना चाहिए, और इस चीज को फील करते हुए जोयान तुरंत ही अपना से हिलाता है। उसने फील किया था कि उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ है, लेकिन उसे जरा सा भी पेन नहीं हो रहा। साथ ही बात की देखभाल इतनी थी कि इस इल्यूजन के अंदर हर कोई इविल सोल्स के कंट्रोल में आकर लगभग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ खो चुका था, और अगर वे भी इसी तरीके से अपनी मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पे खो देंगे तो वो भी इसी तरीके से मर जाएंगे। साथ ही जॉन को यहाँ पे फील हो रहा होता है कि कुछ तो गलत है, इसलिए जॉन अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैला देता है, जिससे आसपास की जो आवाजें होती है धीरे धीरे गायब हो जाती है। जिसके बाद जॉन कहता है ये 100% एक इल्यूजन होना चाहिए। जिसके बाद जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से ले साओलोंग और बाकी सभी लोगों को घेर लेता है, और साथ ही साथ जोयान की स्पिरिचुअल पावर कंटिन्यू आगे बढ़ती जा रही होती है और सैकड़ों मीटर दूर तक फैल जाती है। जिसके बाद जॉन को फील होता है कि जैसे उसकी स्पिरिचुअल पावर किसी इनविजिबल वॉल से जाकर टकराई हो, जिसके आगे जाना मुश्किल था। साथ ही सबसे ज्यादा चीज जो यान को डरा देती है वो ये थी कि यह इनविजिबल वॉल धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी और एरिया छोटा होता जा रहा था और प्रेशर बढ़ता जा रहा था। साथ ही जिस एरिया पे जो यान की स्पिरिचुअल पावर पहुंची थी वहाँ पे जी इंग लेटी हुई होती है। उसकी बॉडी काफी वीक दिख रही थी और वो जोर जोर से हाँफ रही होती है। साथ ही उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। उसकी आंखों की साइन धीरे धीरे कम हो रही होती है। साथ ही उसकी आंखों में डिमोटिवेशन, निराशा देखी जा सकती थी। साथ ही यहाँ सभी को पता था कि जींग ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की वो पूरी अपनी लाइफ पावर खो देगी। दूसरी तरफ जींग से कुछ ही दूरी पर फेंग फेंग भी खतरे में होता है। उसकी आंखें बाहर घूर रही होती है। उसकी गर्दन में काफी बड़ा चोट का घाव होता है जिससे खून बह रहा होता है। साथ ही उसके गले में पर्पल रेड कलर के उंगलियों के निशान देखे जा सकते थे, जैसे किसी ने उसकी गर्दन को दबाया हो। साथ ही उसकी भी जो लाइफ पावर होती है वो धीरे धीरे गायब हो रही होती है और वो काफी कमिटेड तरीके से सामने की तरफ देख रहा होता है। साथ ही खतरे में अपने साथियों को देखकर जो यान उसकी आंखें ब्लड रेड हो जाती हैं। उसकी स्पिरिचुअल पावर अचानक से बढ़ जाती है और वो तुरंत ही फेंग फेंग और जीइंग के करीब पहुंच जाती है। लेकिन जो यान को वास्तव में यहाँ पे हेल्पलेस और फेलियर के अलावा कुछ नहीं मिलता। हालांकि वो लोग जॉन को काफी नजदीक लग रहे थे, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर उन तक नहीं पहुंच पा रही होती और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो उससे काफी दूर हो। और जॉन ने चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो, स्पिरिचुअल पावर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, बल्कि वो पीछे हट गई। और इस टाइम पे जो यान की आंखों के सामने फेंग फेंग और जींग पहले ही नरक के दरवाजे में कदम रख चुके होते हैं, मतलब बस मरने वाले होते हैं। ये देखकर जॉन चिल्लाते हुए कहता है नहीं, वो लोग जो दिन रात उसके साथ थे, हर एक टाइम हर एक सिचुएशन में वो वास्तव में उसके सामने मरने वाले थे। जिससे तो जॉन को अपने दिल में काफी तेज पेन होता है। जो यान की तो आंखों से खून बह रहा होता है। जिसके बाद जॉन चिल्लाते हुए कहता है मेरे मरने से पहले आप में से किसी को भी मरने की इजाजत नहीं है। जिसके बाद जॉन सिर आसमान की तरफ उठाते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए, हालांकि यहाँ पे बाहर बाकी सभी लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वे जो यान की तरह इल्यूजन में नहीं गिरे होते और जो यान को पूरी तरीके से इल्यूजन में जाते हुए देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि जॉन इल्यूजन के अंदर हर एक चीज पर टच कर रहा होता है। गुस्से में जॉन की ब्लड स्पिरिट आर्ट एक्टिवेट हो गई होती है। साथ ही स्पेस में छोटी छोटी ब्लड लाइन जॉन की स्पिरिट आर्ट के कारण अटैक्ट हो रही होती है और जो यान की बॉडी के अंदर एक स्पेशल एनर्जी डाली जा रही होती है। साथ ही जॉन को नहीं पता था कि यह एनर्जी क्या थी, लेकिन जॉन इसे रोक नहीं पा रहा था। वो केवल इतना फील कर सकता था कि इस एनर्जी के कारण उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती जा रही है। साथ ही यहाँ पे ड्रीम ब्रेकर के लिए ये सोचना तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था कि जो यान जो कि स्टार्टिंग लेवल का 3 स्टार डाउडी है, उसके पास वास्तव में कोई सेमी होली लेवल की कोई बैटल स्किल होगी या स्पिरिट आर्ट। साथ ही जो यान ब्लड स्पिरिट आर्ट की पावर को
पूरी तरीके से शो करने में अभी भी काफी दूर था, लेकिन ब्लड स्पिरिट आर्ट ने सबसे पहले तो जॉन की स्पिरिचुअल पावर को काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया होता। और दूसरी बात, जो यान को भी नहीं पता था कि ब्लड स्पिरिट आर्ट स्पिरिचुअल पावर के कल्टीवेशन के साथ ही साथ एक स्पेशल एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि स्पिरिट और ब्लड एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकती है और इसे स्पिरिचुअल पावर में बदल सकती है। साथ ही साथ क्योंकि ड्रीम ब्रेकर ने यहाँ पे ब्लड इविल एनर्जी को अपेयर किया था जो यान को ड्रीम में डालने के लिए और उसे फंसाने के लिए, लेकिन ये ब्लड स्पिरिट आर्ट के कारण जो यान के लिए काफी अच्छा न्यूट्रिशन बन गया होता है और जो यान इसे स्ट्रॉन्ग अब्सॉर्ब करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा होता है। हालांकि ड्रीम ब्रेकर द्वारा पहले यूज किए गए बैटल स्किल से जॉन अपनी ब्लड स्पिरिट आर्ट को पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि पर्याप्त ब्लड एनर्जी नहीं थी। लेकिन अब जब ड्रीम ब्रेकर ने लास्ट अटैक ब्लड फैंटेसी फॉरबिडन स्पेस को एक्टिवेट कर दिया था तो यहाँ पे पूरे ही एरिया में ब्लड एनर्जी फैली हुई होती है, जिससे जो यान की स्किल एक्टिवेट हो गई थी। साथ ही साथ यहाँ तक कि तो किंग हाओरान को भी नहीं पता था कि ब्लड स्पिरिट आर्ट के अंदर ऐसा भी इफेक्ट होता है, जो कि जॉन के लिए आपदा में अवसर का मौका बन गया था। लेकिन तभी जॉन तुरंत ही फील करता है कि स्पिरिचुअल पावर में सुधार ब्लड स्पिरिट आर्ट के द्वारा अब्सॉर्ब की गई एनर्जी के कारण फील हो रहा था, लेकिन ये ऐसा लग रहा था जैसे ये केवल कुछ टाइम के लिए ही है और ये उसकी अपनी स्पिरिचुअल पावर नहीं है। जैसे जॉन खुद से ही कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लड स्पिरिट आर्ट का मेन मोटिव इस एनर्जी का यूज करके स्पिरिचुअल अटैक की पावर को कुछ टाइम के लिए बढ़ा देना है, और जिससे सोचते हुए जॉन काफी अलग खुश हो जाता है कि वास्तव में फिर तो उसके स्पिरिट अटैक का जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि वास्तव में जो यान को नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लड स्पिरिट आर्ट के पास एनर्जी को चेंज करने के लिए काफी ह्यूज क्वांटिटी में एनर्जी चाहिए थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे उतनी एनर्जी थी नहीं। जिसके बाद जो यान इस एनर्जी का यूज करते हुए अपना येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर अफेयर करता है, जिससे आसपास के एरिया में काफी खतरनाक प्रेशर फैलने लगता है और एल्यूजन के अंदर दो स्पिरिचुअल पावर एक दूसरे से टकरा जाती है, जहाँ एक जो यान की होती है तो दूसरा ड्रीम ब्रेकर की। हालांकि ड्रीम ब्रेकर की स्पिरिचुअल पावर जो यान के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ब्लड स्पिरिट आर्ट के एक्टिवेट हो जाने के बाद और स्पेशल एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ये बर्फ के पिघलने की जैसी स्पीड के साथ उसकी स्पिरिचुअल पावर भी मेल्ट होने लगती है। साथ ही जॉन की स्पिरिचुअल पावर के इफेक्ट के कारण और बार बार ब्लड स्पिरिट आर्ट के द्वारा उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के कारण जो यान की स्पिरिचुअल पावर आखिरकार ब्रेक थ्रू पॉइंट तक पहुंच जाती है। इस एल्यूजन के ब्रेक थ्रू पॉइंट तक पहुंच जाती है और इस एल्यूजन को तोड़ देती है। और इस टाइम पे जिंग और फैंग वो दोनों लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। दूसरी तरफ इस टाइम पे फोर्ट के अंदर या कि पैलेस के अंदर ड्रीम ब्रेकर उसकी सांसें फूल रही होती हैं। उसकी आंखों में अजीब गहरा लाल रंग उमड़ आया होता है। साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करके एल्यूजन प्लेस को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। साथ ही ड्रीम ब्रेकर अपने दिल में रो भी रहा होता है क्योंकि उसे पता था स्पिरिचुअल पावर के कारण जो स्किल्स मिलते हैं वो काफी यूजफुल होते हैं और काफी बुरे भी, जो कि एक एल्यूजन को क्रिएट कर सकते हैं और इक्वल पावर लेवल की स्पिरिचुअल पावर से भी काफी पावरफुल होते हैं। लेकिन एक बार अगर एल्यूजन टूट गया तो इसका काफी बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ता है और यहाँ तक कि एल्यूजनरी स्पेस और साथ ही साथ सोल भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वो जो यान जो केवल एक 3 स्टार डाउडी लेवल पर है वो वास्तव में उसके एल्यूजन को तोड़ पाएगा। इसीलिए इस टाइम पे तो जो यान को लेकर ड्रीम ब्रेकर के दिल में नफरत भर गई होती है और उदास हंसी के साथ ड्रीम ब्रेकर अपने दांतों को पीसता है और अपनी सोल के बिखरने का इंतजार करने लगता है। इंतजार करने के बजाय वो अपने इस स्पिरिट स्किल को वापस लेना ही बेहतर समझता है। हालांकि उसे पता था इससे उसे काफी बड़ा बैकलैश झेलना पड़ेगा, लेकिन ये जान गंवाने से तो काफी बेहतर था। इसलिए वो तुरंत ही अपने हाथ के सील को चेंज करता है और स्पेस में बदलाव आने लगते हैं और ईवेस और एवेस और सी के जैसे अचानक ही ये जगह अचानक से बदलने लगती है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये जो एशियन पैलेस था ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका हो। साथ ही ये एल्यूजन गायब होने के बाद स्पेस, अर्थ, स्काई सब कुछ अफेयर होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो सभी लोग सपने से जागे हों। जहाँ जोआना और बाकी लोगों की फिगर धीरे धीरे अफेयर होती है, हर कोई अपनी जगह पर खड़ा हुआ होता है। साथ ही जमीन पर केवल कुछ पत्ते गिर रहे होते हैं और हर किसी को ऐसे लग रहा होता है जैसे कुछ 1000 साल बीत गए हों। दूसरी तरफ जोयान भी वहाँ पे शांति से खड़ा हुआ होता है। साथ ही उसकी बॉडी से काफी मिस्टीरियस ऑरा रिलीज हो रहा होता है। साथ ही साथ काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का यूज करने के कारण उसका जो चेहरा था वो पूरी तरीके से पीला पड़ गया होता है और ये देख करके उसके आसपास के सभी लोग सेफ हैं। जो यान एक ग्रेटफुल स्माइल करता है क्योंकि ये अभी भी ठीक था। हालांकि यान स्माइल कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी बॉडी में पावरलेस फील करता है जिससे उसे लगभग चक्कर आ रहे थे। तभी जिंग कहती है मैं वास्तव में जिंदा हूँ। जिंग को ट्रस्ट नहीं हो रहा था और वो अपने हाथ में चिकोटी काटती है जिससे उसे दर्द होता है। तो वो तुरंत ही कहता है ये वास्तव में दर्द होता है, मैं जिंदा हूँ। जिससे वो बार बार चींटी काटती है खुद को और कह रही होती है वाह ये तो सच में पेन हो रहा है। तभी जो जान भी कहता है हाँ तुम जिंदा हो, तुम्हें भरोसा ना हो तो मैं चुटकी काट के देखूं। तभी जिंग जो यान की तरफ देखते हुए कहती है अगर मैं जिंदा हूँ तो इस बार ये यंग मास्टर जो यान के लिए है बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज सभी लोग जॉन को एक अलग ही तरीके से देख रहे होते हैं, क्योंकि हमेशा सभी जो यान को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन वास्तव में इस बार जो यान ने सबको प्रोटेक्ट किया था। जिसके बाद सभी लोग अपने आसपास के एरिया को देखते हैं तो सभी जगह घनी सफेद हड्डियां गड़ी हुई होती हैं, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद वो पैलेस की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे ड्रीम ब्रेकर ब्लैक ब्लड की वॉमिटिंग कर रहा होता है। साथ ही वो जमीन में बुरी तरीके से लेट रहा होता है और ये शायद उसकी इविल स्पिरिचुअल पावर के बैकलेस के कारण था। साथ ही इतने सारे पेन को झेलते हुए भी ड्रीम ब्रेकर सीधा जो यान की डायरेक्शन में देखता है। उसकी आंखें ब्लड रेड हो गई होती है, जैसे उससे खून बह रहा हो, क्योंकि ये सब कुछ जो यान के द्वारा किया गया था। देख रहे हो इस चूतियों को, वो जब दूसरों को मार रहा था तब कोई गलती नहीं, और जब उसको खुद पेल दिया गया तो अलग ही नाराज होकर बैठा हुआ है। ये सेम वही है कि तुम्हारे हाथ से कांच का गिलास फूट गया तो कोई बवाल नहीं, लेकिन वही कांच का गिलास छोटे भाई के हाथ से फूट जाए तुम लोग उल्टा छठ में लटका दो उसे। इस टाइम पे वो अनकंट्रोलेबल तरीके से काफी नफरत के साथ जो यान को देख रहा होता है, जिसकी पावर मैच केवल 3 स्टार डाउडी पर थी, लेकिन उसने बार बार उसे हराया था। जिसके बाद ड्रीम ब्रेकर अपने पहले से गायब हो जाता है। उसके दिमाग में केवल एक ही थॉट था कि उसे जो यान को किसी भी तरीके से मारना है। यहाँ तक कि स्पिरिचुअल पावर के बैकलेस के कारण उसकी पावर में जो गिरावट आई थी उसे भी वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। तभी ले साओलोंग भी जॉन की तरफ इस्तेमाल करते हुए देखता और कहता है, यंग मास्टर जो, इस बार तो आपने सच में हम सभी लोगों को हैरान कर दिया। कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि फ्यूचर में आप और क्या क्या कर सकते हैं। तभी जियो जान कहता है, मैं नहीं मानता कि मिस्टर जियो यान ही सबसे पावरफुल हैं। तभी जियो जान की तरफ देखते हुए कहती है, हर कोई ये मत भूलो कि यंग मास्टर जियो यान की पावर यहाँ पे सबसे ज्यादा है, स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तभी फैंग फैंग भी कहता है, हाँ हमारे यंग मास्टर कोई नॉर्मल पर्सन थोड़ी है। तभी नार एरमिंग वो भी अपनी फीलिंग्स को सभी को बताते हुए कहता है, ये बिल्कुल एक सपने जैसा था और ऐसा लगा जैसे इनफाइनाइट ईयर बीत गए हो। सच में ये इल्यूजन काफी ज्यादा पावरफुल था, और अगर वास्तव में ये मेरे टैलेंट के लिए नहीं होता तो मैं तो वास्तव में अपना करियर बदलकर अल्केमिस्ट बनने का ही सोचता। तभी जिंग तुरंत ही अचानक उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो तुरंत कहती है, सब लोग यंग मास्टर जो यान की तरफ देखो, कुछ तो गड़बड़ है। और जो लड़कियों के सेंसेस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू लड़के काफी फास्ट होते हैं। उन्हें पहले फील हो जाता है कि ये गलत है ये सही है, लेकिन फिर भी वो जाती गलत डायरेक्शन पे ही है, क्योंकि सेंस मजबूत होते हैं लेकिन दिमाग नहीं होता है ना। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब कुछ देता है तो कुछ छीन भी लेता है। सेंसेस स्ट्रॉन्ग दे दिया है, पता है इस कुएं के अंदर मगरमच्छ है, ये फील हो गया है, फिर भी दिमाग नहीं, इसलिए कुएं में कूदना है कि देख के आते हैं है कि नहीं। तभी सभी लोग कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए कुछ गलत हो गया हो। हालांकि सभी को पता था कि जो यान की स्पिरिचुअल पावर काफी खतरनाक है, लेकिन अभी अभी उन्होंने अपने अपोनेंट की स्पिरिचुअल पावर को भी देखा था, जिससे वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी जिंग टेंशन में होते हुए कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि यंग मास्टर जो ने इस बार हमें बचाने के लिए हेवन को चैलेंज करने वाले कोई स्किल का यूज किया है। और हर कोई तुरंत ही आगे बढ़ता, वो देखना चाहता था कि जॉन के साथ क्या हुआ। लेकिन तभी हर किसी के कान में एक अजीब आवाज आती है, जो से सुनकर हर कोई चौंक जाता है, जिससे ले साओलोंग तुरंत ही आगे बढ़ते हुए कहता है, सभी को यंग मास्टर जियो को प्रोटेक्ट करो। तभी जॉन के बगल में अचानक ही एक क्रैक दिखाई देता है और ड्रीम ब्रेकर की फिगर का लगभग आधा हिस्सा बाहर आता है, और उसके हाथ में जो वही लकड़ी का डंडा होता है जिसके ऊपर हाफ मून सिकल होता है, उससे जो यान की तरफ अटैक करता है। और इससे पहले कि कोई भी चीजें प्रेडिक्ट कर पाता, ड्रीम ब्रेकर ने उस सबसे पहले जॉन पर अटैक कर दिया था, जिससे कोई भी ये देख सकता था कि ड्रीम ब्रेकर जॉन से कितनी नफरत करता है। साथ ही ब्लेड के अंदर की साइन जिसपे इनफाइनाइट किलिंग इंटेंट हो रहा होता है, जॉन के हार्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। साथ ही वो ब्लेड बस जॉन की चेस्ट से 1 फुट दूरी पर थी। उसी टाइम पे ड्रीम ब्रेकर उसकी आंखें ब्लड रेड साइन होने लगती हैं, और ऐसा लग रहा था कि जॉन पहले ही उसकी आंखों में मर चुका है। आखिरकार 5 स्टार और 6 स्टार 20 स्टार डैमेज की इस एल्यूजनरी दुनिया में जो यान की पावर तो सिर्फ 3 स्टार डाउडी पर थी, और वो हर बार तो खतरों से नहीं बच सकता था। साथ ही बाकी सभी की आवाजों से भी ऐसा लग रहा होता है कि अब चीजें बदलना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी सभी की उदास और गुस्से भरी नजरों के सामने अगले पल जॉन अचानक सेक्शन में आता है और थोड़ा सा स्माइल करता है, जिससे ड्रीम ब्रेकर को ऐसा लगता है कि उसे धोखा दिया गया। तभी जॉन कहता, आखिरकार आपके प्रकट होने का ही तो मैं वेट कर रहा था। जिसके बाद जॉन के हाथ में एक ग्रीन लोटस घूमता हुआ पैर होता है, जिसे जॉन ड्रीम ब्रेकर की तरफ छोड़ देता है, जो कि उसके उस स्टिक को रोक देता है। हालांकि ये लोटस बिल्कुल एक हथेली जितना बड़ा था, लेकिन वास्तव में काफी अट्रैक्टिव और सुंदर होता है। साथ ही इसके घूमने से स्पेस भी क्रैक हो रहा होता है। साथ ही इसे देखकर हर कोई काफी शौक रहता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये फायर लोटस कहाँ से आया था। वो सभी लोग हैरान होते हैं, साथ ही काफी ज्यादा डरे हुए भी होते हैं। उस टाइम पे जोया ने घोस्ट किंग के ऊपर अपने एंग्री बुद्धा लोटस से यूज करके ये बताया था कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। साथ ही इस टाइम पे जब हर कोई हैरान था, तब जोया ने पहले ही एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट कर लिया था और बस वेट कर रहा था उस मोमेंट का जब ड्रीम ब्रेकर खुद को अपेयर करे।
साथ ही अचानक कोई चेंज को देखकर ड्रीम ब्रेकर भी हक्का बक्का रह जाता है। साथ ही इस लोटस को देखकर उसके दिल में पहले ही कायरता आ जाती है, क्योंकि बार बार की हार के कारण और साथ ही साथ इस फ्लेम के द्वारा जलाई गई सीन को याद करके उसका दिमाग पहले ही लगभग आधा पागल हो गया था। साथ ही उसकी बॉडी जो कि क्रैक से लगभग आधी बाहर निकली हुई होती है, वो घबराहट के कारण वास्तव में इस अटैक से डॉज करना भी भूल जाता है और दरअसल वो इतनी नजदीक से बच भी नहीं सकता था। तभी जॉन कहता है ब्लास्ट, और उसी टाइम पे जॉन की पीठ के पीछे उसके बोन विंग्स आते हैं और 3000 लाइटिंग मूवमेंट को जॉन अपनी एक्सट्रीम लेवल पर चार्ज करते हुए पीछे हट जाता है। साथ ही साथ उसी टाइम पे ब्लू कलर का लोटस आइकॉनिक तरीके से खिलते हुए ब्लास्ट होता है और उससे निकलने वाली ब्लू फ्लेम्स तेजी से पूरे के पूरे ड्रीम ब्रेकर की आधी बॉडी पार्ट को घेर लेती हैं। साथ ही वहाँ पे काफी फास्ट फ्लेम स्टॉर्म आ जाता है, जिससे तो सूरज भी धुंधला सा लग रहा होता है और देखते ही देखते ये दरारों के आसपास हजारों मील तक फैल गया होता है। साथ ही ड्रीम ब्रेकर यहाँ पे काफी बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है। साथ ही इन आग की फ्लेमों के कारण उसकी बॉडी झुलस कर काली पड़ गई होती है और वो वाइट के बाहर आकर जमीन पर गिर जाता है। साथ ही इस टाइम पे ड्रीम ब्रेकर की आंखें ब्लड रेड क्रूअल दिखाई दे रही होती है और उनमें नफरत को देखा जा सकता था। साथ ही ड्रीम ब्रेकर पावरफुल एक एशियन बीस्ट की तरह पावरफुल रोर करता है और अपनी तरफ बढ़ रहे लोगों की तरफ देखता है, जिसके बाद इनसे बचने के लिए वो स्पेस को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन 2 बार जलाए जाने के कारण हाथ के टूट जाने के कारण उसे काफी पेन हो रहा था। साथ ही जो उसकी स्पिरिचुअल पावर थी उसके बैकलेस के कारण भी ड्रीम ब्रेकर की जो पावर थी वो काफी ज्यादा गिर गई थी और 5 स्टार के पीक लेवल पर आ गई थी। हालांकि वो गुस्से में था, लेकिन अब वो और नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ जिंग यंग मास्टर जो यान को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। तभी वो जो झान की तरफ देखते हुए ले सालोंग कहते हैं, जो झान मैं उसे रोकूंगा और तुम मेरे साथ रहोगे। और ऐसा कहते वो तुरंत ही आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद नान एर्मिंग और फेंग फेंग एक बड़े कदम आगे बढ़ाकर ले सालोंग के साथ आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ ले सालोंग स्टार लाइट में बदल जाते हैं और जो जान गोल्डन ग्लव्स को लेकर आगे बढ़ जाता है और ड्रीम ब्रेकर के सामने दौड़ते हुए वो उसके वीक बॉडी पार्ट्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही यहाँ पे नान एर्मिंग ने भी अपनी पॉइजनस मिस्ट को चारों तरफ फैला दिया होता है। साथ ही ये ब्लड पॉइजनस मिस्ट एक साथ कंडेंस होकर एक एशियन कॉपर स्पीयर की तरह चेंज होने लगती है। साथ ही यहाँ पे स्टॉर्म वो पहले ही हेवन अर्थ के बीच में फेंग फेंग के द्वारा क्रिएट कर दिया गया था, जिससे स्पेस पूरा काला हो गया होता है। दूसरी तरफ जी इंग जो यान के साथ खड़ी हुई होती है और उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। हालांकि जो यान भी यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार था और ड्रीम ब्रेकर को हेवीली इंजर्ड करने के लिए जो ने खुद की भी जान को जोखिम में डालने से पहले नहीं सोचा था और फायर लोटस को अपने नजदीक ही ब्लास्ट कर लिया था, जिसका इफेक्ट जो यान में भी पड़ा था। और इस टाइम पे जिंग पीछे की तरफ उड़ रही जो यान को कसकर गले लगा लेती है। दूसरी तरफ जॉन बार बार ब्लड की वॉमिटिंग कर रहा होता है, उसका सीना फूल रहा होता है, लेकिन उसका अटैक सक्सेसफुल हुआ था, इससे जो यान थोड़ा सा रिलैक्स स्माइल कर रहा होता है। साथ ही जो यान को देखते हुए जिंग काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड होती है। यहाँ पे जो यान को डाउडी कॉन्टिनेंट पे आए हुए अभी काफी कम टाइम हुआ था, फिर भी वो 3 स्टार डाउडी पर था। उसकी स्पिरिचुअल पावर एम्परर टियर के लेट स्टेज पर थी। एल्केमी में वो रैंक 5 का एल्केमिस्ट था और ये सब कुछ केवल इतने ही कम टाइम के अंदर हुआ था और ऐसा अचीवमेंट हासिल करना किसी के बस की बात नहीं थी। साथ ही जिंग को भी नहीं पता था कि जॉन ने यह कैसे किया, लेकिन जब उसने ड्रीम ब्रेकर को बुलाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करते हुए जो यान को आगे बढ़ते हुए देखा और इसके बाद अपने अटैक के साथ उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल देखी, तो जिंग एक बात समझ जाती है कि जो यान अपने एनिमीज के लिए काफी ज्यादा क्रूअल है, उतना ही क्रूअल जितना वो खुद के लिए है। उसे किसी भी फेन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई उसका एनिमी है तो उसे वो हर कीमत पे मारेगा, भले ही वो अपने आप को भी इंजर्ड कर ले या खुद को भी सेक्रीफाइस कर दे। साथ ही साथ उसने हमेशा जोयान को बहुत कम ही फ्री टाइम में बैठे हुए देखा था। या तो जॉन हमेशा अपना कल्टीवेशन करता रहता था या फिर फील्ड रिफाइन करता रहता था। जॉन कभी भी आराम नहीं करता था, जिससे बाकी लोग भी थोड़ा सा एम्बेरस फील करते हैं। इसलिए जोयान को महज टैलेंटेड कह देना ही उसके पूरे हार्डवर्क को छिपा रहा था, जो कि काफी गलत था। आखिरकार डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर अकेले आना और डाउडी कॉन्टिनेंट का सबसे बेस्ट पर्सन बनना एक काफी बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन इस टाइम के दौरान भी जो यान ने जरा सा भी ईगो शो करके नहीं दिखाया था। वो दूसरों के प्रति काफी ज्यादा शांत और पोलाइट रहता था, ना ही कभी ईगोफुल, ना ही कभी ज्यादा ही जल्दबाजी में। साथ ही वो सोच रही होती है कि वो कितनी ज्यादा लकी है कि उसे वास्तव में एक ऐसा मास्टर मिला जिससे जिंग को अपने दिल में काफी प्राउड फील होता है। जिसके बाद जिंग जो यान के हाथ को पकड़कर उसकी चोटें देखने लगते हैं। जिसके बाद वो बैटल फील्ड की तरफ देखते हैं, जहाँ पे हेवन अर्थ को चीरता हुआ एक बवंडर तूफान खड़ा हुआ होता है और उस तूफान ने पूरे एरिया को कवर करके रखा होता है। साथ ही उसी टाइम पे बवंडर के ऊपर ड्रीम ब्रेकर झूल रहा होता है, जहाँ पे एक कॉपर स्पेयर सीधा ही उसके चेस्ट को छेदता हुआ उसकी बॉडी के आर पार चला जाता है। साथ ही उसकी बॉडी पे हल्की स्टार लाइट साइन हो रही होती है। उसके हाथ पैर टूटे हुए होते हैं। साथ ही ड्रीम ब्रेकर हवा में खून से लथपथ हड्डियों के साथ बार बार चिल्ला रहा होता है, यहाँ तक कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था।
साथ ही इस टाइम पे ले साओलोंग और बाकी सभी लोगों के कंबाइन अटैक के कारण ड्रीम ब्रेकर की हालत काफी घटिया हो गई होती है और चारों तरफ खून ही खून बिखर गया होता है। जिसके बाद जो जान तुरंत ही जांच करते हुए कहते हैं आखिरकार ये खत्म हुआ और ड्रीम ब्रेकर को डेड घोषित कर देता है और थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। साथ ही ड्रीम ब्रेकर की खतरनाक स्किल्स के कारण सभी लोग काफी ज्यादा डरा हुआ भी फील कर रहे थे, इसलिए कोई भी यहाँ पे लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करता। जिसके बाद ले सालोंग यंग मास्टर जो की तरफ आते हुए कहते हैं यंग मास्टर जो कैसे हैं? तभी जिंग कहती कोई गंभीर बात नहीं है, बस आराम करने के बाद हो सकता है वो जल्दी ठीक हो जाएं। तभी फेंग फेंग स्माइल करते हुए कहता है अच्छा है, अभी भी हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, साथ ही हमें काफी ज्यादा डरा दिया गया है, तो हम यहाँ रुक कर अपनी एनर्जी को रिकवर कर सकते हैं। और अगर वास्तव में इस बार यंग मास्टर जो